गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इससे पहले कुंवर नारायण का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ लेते हैं कुंवर नारायण की एक कविता है, कविता के बहाने। इस कविता का हम सार आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद इस कविता की व्याख्या आपको बताई जाएगी। इससे पहले इस कविता का एक सार क्या है संक्षेप में से जानने की कोशिश करते हैं। तो कुंवर नारायण द्वारा जो लिखित कविता है, इस कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। यह कविता कुंवर नारायण की इन दिनों एक उनका काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह से ये ली गई है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग जो है कविता के अस्तित्व को लेकर के आशंकित हैं। कविता के कलेवर और उसके मर्म चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। यही वजह है कि काव्य के आलोचकों में कविता के अस्तित्व को लेकर के अनेक प्रकार की शंकाएं जन्म ले रही हैं। क्या इस यांत्रिकता के युग में जो यांत्रिकता है वह कविता पर हावी हो गई है, या फिर इस यांत्रिकता के दबाव में कविता का जो अस्तित्व है क्या वह अस्तित्व रहेगा अथवा नहीं। इस कविता में इन्हीं शंकाओं का समाधान करने का कवि के द्वारा प्रयत्न किया गया है। कवि कहते हैं कि जो कविता होती है, कविता एक अपार संभावनाओं को ढूंढने का एक अवसर देती है। यद्यपि कविता का विस्तार अनंत होता है, क्योंकि कविता क्या है, एक यात्रा के समान है। और वह यात्रा जिस प्रकार से चिड़िया, फूल और बच्चों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर तुलना दे रखी है। कवि कहते हैं कि कविता तो एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे के जो अनंत कल्पनाएं हैं, अनंत सपने हैं, उन सपनों तक जाती है। एक ओर प्रकृति का विस्तार है, तो वहीं दूसरी ओर भविष्य की ओर अपने कदमों को बढ़ाता हुआ बच्चा है। यह निश्चित है कि चिड़िया के उड़ान की एक सीमा होती है। इसका मतलब कि चिड़िया उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाई तक जाती है और फिर जो जब थक जाती है तो उसकी सीमा वहाँ ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ से पुनः अपने गंतव्य पर लौट आना चाहती है। फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति यानी उसका भी अंत एक निश्चित है। फूल खिलता है, स्वाभाविक है, खिलने के बाद फिर वह अंत में मुरझा जाएगा, उसकी परिणति वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प की भी एक अपनी परिणति खिलने के साथ ही निश्चित है। किंतु एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे की जो कल्पनाएं हैं, जो उसके सपने हैं, वो असीम है, वह सीमाओं से परे है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनके खेल में किसी भी प्रकार की सीमा यानी कोई बंधन नहीं होता है, उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो यही कवि भी कहना चाह रहा है कि कविता भी ऐसा ही है, एक शब्दों का खेल है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कोई भी कवि अपने शब्दों को कहीं तक भी व्याख्या या कहीं तक भी कोई भी शब्दों को वह लिख सकता है। शब्दों के इस खेल में, यानी शब्दों का खेल क्या है, कविता है, तो शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और जो भविष्य है वह तो एक केवल क्या है, हमारे एक उपकरण मात्र हैं। यानी हम उनका एक उपकरण के रूप की तरह प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, वहाँ सीमाओं के जो बंधन होंगे वह बंधन स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। चाहे वह सीमा हम कहें घर की हो, भाषा की हो, या फिर जो हमारा समय चल रहा है उस समय की ही वह सीमा क्यों नहीं होती है, वह सारी सीमाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि कविता के बहाने मनुष्य अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का समावेश करके अपनी कविता में उसको प्रस्तुत करना चाहता है। इसी कारण कवि ने कविता की जो तुलना है वह बच्चों से,
खेल से की है, जो सर्वथा उचित है, क्योंकि बच्चों के खेल की भी अपनी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वह कहीं तक भी खेल सकते हैं, कोई भी खेल को किसी प्रकार से वह आगे बढ़ा सकते हैं। उनका अपना कोई सीमा के बंधन से वह परे होते हैं। तो इस प्रकार से कवि की जो कविता है वह कविता भी सीमाओं के बंधन से होती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जो कविता को मान रखा है कि बच्चों के खेल से उसकी तुलना कर रहा है, और यह तुलना एक समीचीन प्रतीत होती है। निश्चय ही इस कविता के बहाने से कवि ये कहना चाहता है कि कवि की जो अल्पनी कल्पनाएं होती हैं वह अनंत होती हैं, और उन्हीं अनंत कल्पनाओं को वह अपनी कविताओं के माध्यम से उड़ेलना चाहता है। इसीलिए कहा भी जाता है, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस प्रकार से कविता के बहाने कविता का सार पूरा होता है। थैंक यू।